वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद चलते रहते हैं और आर्टिकल, जैसा कि आप सभी को पता है, आर्टिकल 131 के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब ये CA आया था, CA जैसे हम बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो जब CA आया तो सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें केरल ने किया था, और केरल ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इस अधिनियम को चुनौती दी थी, और इस तरीके से केरल इस अधिनियम को चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया था। तो केरल के अलावा फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी निया एक्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। तो इस तरीके से ये जो केंद्र की जितने भी ये एजेंसीज हैं, इनको राज्य द्वारा कहीं ना कहीं एक चुनौती पेश की जाती है, या फिर जो याचिका दायर की जाती है, वहीं पर ही ये केंद्र और राज्य संबंधों में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक है, तो दोनों राज्यों की सरकारों ने याचिका दायर करने के लिए अनुच्छेद 131 को आधार बनाया था, ठीक है। तो हमें देखना है ये अनुच्छेद 131 क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 131 क्या है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 131 क्या कहता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर आरंभिक अधिकारिता की शक्ति प्रदान करता है। और ये कौन कौन से विवाद हैं? ये विवाद है केंद्र या एक या अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है, केंद्र या कोई राज्य या राज्यों का एक ओर होना, या एक से अधिक राज्यों के दूसरी ओर होना, ठीक है। मतलब एक तरफ केंद्र, एक तरफ बहुत सारे राज्य हैं, दो या दो से अधिक। फिर उसके बाद क्या है, दो या दो से अधिक राज्य इस तरफ है और दो या दो से अधिक राज्य इस तरफ है, ठीक है। और या फिर एक ऐसा हो सकता है कि एक तरफ केंद्र है, एक तरफ इसके साथ में दो या दो से अधिक राज्य इधर है, और फिर केंद्र के साथ में भी कुछ राज्य हैं। तो ये इन सब मामलों में जो भी विवाद उत्पन्न होता है, वो विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। तो ठीक है, तो उपरोक्त मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका अर्थ है कि देश में कोई भी अन्य न्यायालय इस प्रकार के विवादों का फैसला नहीं कर सकता। जितने भी केंद्र राज्य विवाद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही इन विवादों को दायर किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 131 के तहत विवाद के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी विवाद का संघीय ढांचे के रूप में विभिन्न इकाइयों के बीच में होना भी अनिवार्य है, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 131 के तहत कितने योग्य मामले आते हैं, कौन कौन से योग्य मामले हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ भी फालतू सा मामला आप अनुच्छेद 131 के तहत दायर कर सकते हैं। तो इसके जो योग्य मामले की है लिस्ट है, वो मैं आपको बता दूं। तो 131 के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य उन विवादों की सुनवाई की जाती है जिनमें कानून तथ्य का प्रश्न निहित हो, ठीक है। कानून या किसी तथ्य का प्रश्न निहित हो जिन पर राज्य केंद्र के कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर कानूनी शब्द बहुत जरूरी है कि कानूनी कोई विवाद होना चाहिए, कोई आपसी पर्सनल रिलेशनशिप के विवाद हो वो नहीं चलेगा यहाँ पर। दूसरा इसमें क्या दिया गया? दूसरा इसमें दिया गया, इस प्रकार की राजनीतिक भावना से प्रेरित विवादों को निपटने के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया जाता। 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र दिल्ली NCR के बीच में जो मामले की सुनवाई हुई थी उसमें असहमति जताई थी। मतलब ये नहीं है कि कोई भी, जैसे केंद्र में किसी की सरकार हो, माना जैसे केंद्र में अभी BJP की सरकार हो, तो फिर कोई भी स्टेट जो दो या दो से अधिक स्टेट जहां पर ये क्या बोलते हैं, आपकी कांग्रेस की सरकार है या किसी अन्य पार्टी की सरकार है, वो लोग किसी दुर्भावना से ग्रस्त होकर या जबरन ही कोई आरोप लगाए, तो वहां पर कोर्ट जो हमारा SC है, सुप्रीम कोर्ट है, वो असहमति दर्शा सकता है। यदि केंद्र राज्य के विरुद्ध किसी नागरिक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जाती है, तो उसे इस अनुच्छेद के तहत नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो उसे इस अनुच्छेद के तहत नहीं लिया जाएगा।
नागरिकों द्वारा जो भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है उसे नहीं लिया जाएगा, सिर्फ राज्य ही कर सकते हैं, कोई भी नागरिक नहीं कर सकता है। अब हम थोड़ा सा ये केरल और छत्तीसगढ़ विवाद के बारे में फटाफट से जान लेते हैं, ये क्या है। देखिए, केरल सरकार ने याचिका दायर करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जो सीएए का अनुपालन करने के लिए अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों को बाध्य किया जाएगा, जो कि स्पष्ट रूप से एक पक्षीय, अनुचित, तर्कहीन, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कृत्य होगा। इन्होंने ये कहा था। केरल सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया कि सीए से संबंधित अनुच्छेद 14, जो उसका अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष क्षमता, और अनुच्छेद 31 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 25 कहता है अबाध रूप से मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता प्रसार सिद्धांतों का उल्लंघन करना घोषित। मतलब ये केरल कह रहा है कि ये जो सीएए है, सीएए क्या कर रहा है, सीएए कर रहा है आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, ठीक है, अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन कर रहा है। केरल सरकार का कहना ये था, ठीक है। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 21 दिसंबर 2014 को उसके पहले भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों, ईसाइयों को अवैध प्रवासी न मानने तथा उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान था। ये सीएए का प्रावधान था, ठीक है। संशोधित अधिनियम के आलोचकों का कहना है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और संविधान का उल्लंघन है। तो इनका जो मूल उद्देश्य था, उनका मूल उद्देश्य यही था कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 का कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये आर्टिकल, ये जो अनुच्छेद 256 है, ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। यदि कोई राज्य संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने में असफल रहता है तो उस पर संविधान के अनुच्छेद 365 लागू किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 256 के आधार पर अनुच्छेद 365 लागू किया जाता है, जिसके अनुसार यदि कोई राज्य संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो उसे राष्ट्रपति के लिए यह मानना यह विधिपूर्ण नहीं होगा और वहां पर राष्ट्रपति शासन चलाया जा सकता है या फिर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो, सीधी सीधी बात में मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 256 क्या कहता है। अनुच्छेद 256 कहता है कि कोई भी जो राज्य है वो केंद्र द्वारा बनाए गए किसी नियमों का उल्लंघन करता है या केंद्र के द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन के अनुसार शासन करने में असफल होता है तो वहां पर राष्ट्रपति को बाध्य रूप से राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 256 कहता है। केरल के अलावा देखो, छत्तीसगढ़ ने भी जो न्याय एजेंसी अधिनियम है 2008 को उसे संवैधानिक घोषित करने के लिए अनुच्छेद 131 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हमारे एससी में याचिका दायर की थी। छत्तीसगढ़ सरकार के यह नियम पुलिस के विषय में जो राज्य सरकार को की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस राज्य सूची का विषय है। इनका छत्तीसगढ़ सरकार का कहना यह था कि देखिए, पुलिस तो राज्य सूची का विषय है और ये जो न्याय अधिनियम आया है, इसके द्वारा जो न्याय अधिनियम 2008 आया है, इसके द्वारा 7वीं अनुसूची का उल्लंघन हो रहा है और हमारी जो संप्रभुता है, पुलिस की संप्रभुता राज्यों की होती है, उसका भी उल्लंघन ये कर रहे हैं, ठीक है। इतनी तो बात ये हमारी समझ में आ गई कि ये सब विवाद है। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या एससी को अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए, 2011 में मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्रीय कानूनों की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत तो चुनौती दी जा सकती है, किंतु 131 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें कब कहा गया था? 2011 में, ठीक है। इस मामले में मध्य प्रदेश ने अनुच्छेद 131 के तहत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की मांग करते हुए कहा था कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। फिर 3 वर्ष बाद क्या हुआ? 2014 में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने
झारखंड बनाम बिहार राज्य मामले में सुनवाई की और उक्त फैसले से असहमति व्यक्त की। पीठ के अनुसार किसी अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करने के लिए अनुच्छेद 131 का प्रयोग किया जा सकता है। 2011 में उन्होंने क्या किया था, 131 का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसमें उन्होंने कह दिया नहीं 131 का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद झारखंड बनाम बिहार राज्य मामला 3 जो न्यायाधीशों की जो पीठ थी उसमें सुनवाई की 2020 में जानी जाती है। इस मामले में खंडपीठ के अनुसार जो केरल राज्य बनाम भारत संघ मामले पर पड़ सकता है उसके बारे में जो हम देख लेते हैं कि 131 को लेकर और कौन कौन से विवाद है, तो एक बार उन पर भी हम नजर डाल लेते हैं। हमारी आंसर राइटिंग में बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अन्य जो बाकी के जो विवाद है उनको देखिए। तो देखिए, आरंभिक या मूल अधिकारिता को लेकर पहला मामला 1961 में पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ था, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने संसद द्वारा पारित कोयला खदान क्षेत्र जो अधिग्रहण विकास है ना, उसका एक न्यायालय में चुनौती दी थी, तब हुआ था। उसके बाद 78 में कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ में आया था, जिसमें न्यायमूर्ति PN भगवती के निर्णय दिया था कि राज्य यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उसे कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, लेकिन इसमें कानूनी सवाल मौजूद होना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है कि राज्य जबरन ही कुछ भी उठाकर ये बोले कि इसमें हमारे कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। राज्य को ये अधिकार नहीं है। राज्य को ये अधिकार है कि अगर सच में कानूनी कोई उल्लंघन हो रहा है तभी वो इस तरीके के मौलिक अधिकार या फिर किसी चीज का उल्लंघन हो रहा है तभी वो 131 का उपयोग कर सकता है। फिर 2011 का तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद 2012 में भी हुआ था। अविभाजित बिहार राज्य में रोजगार अवधि के लिए झारखंड के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने हेतु बिहार का दायित्व मुद्दा शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये भी इसमें देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके एथिक्स में भी काफी हेल्प करेगा। तो अब आगे की राह देखिए। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक रूप से प्रेरित याचिकाओं की सुनवाई से बचाने का यह प्रयास करना चाहिए। साथ ही राज्यों के प्रतिनिधियों को भी किसी भी कानून के संबंध में अपनी चिंताओं को संसद के समक्ष कानून निर्माण के समय रखना चाहिए। ऐसा नहीं है जब कानून बन गया सब कुछ हो गया, क्योंकि केरल के भी रिप्रेजेंटेटिव संसद में होंगे, ऐसा तो है नहीं उनके संसद के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे। केरल के भी रिप्रेजेंटेटिव संसद में उस टाइम क्या कर रहे थे जब कानून निर्माण हो रहा था। सबसे बड़ी हमारी खामी यही होती है कि जब कानून निर्माण होता है तो एक जो किचन कैबिनेट टाइप की बन जाती है और किचन कैबिनेट ही सारे कानूनों का जो प्रावधान है उनको बता देती है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोलने के लिए संसद या फिर उच्च पदों पर बैठे रहते हैं, उनका कोई भी किसी भी तरीके का मन नहीं होता है कार्य प्रणाली में शामिल होने का या किसी तरीके का कार्य करने का। वो सिर्फ आते ही चारा घोटाला करने के लिए है। उसके बाद हो देखिए, संघवाद 2 तरह से जाने वाली एक सड़क की तरह होती है। इसमें दोनों पक्षों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए, जिसे संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। जब तक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी अधिनियम को शून्य अथवा असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता, तब तक राज्य केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट आर्टिकल 131 और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका भारतीय संविधान पेपर 2 में है, उसके अलावा एथिक्स में भी काफी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।